चलो जी करें स्टार्ट। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिए जरा पेज नंबर 4 पर। कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? कल जो बातें हुई वो क्लियर हो गई? बस वो कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिए प्लीज। कल जो बातें हुई वो तो जरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था। आज जरा फर्स्ट मेन क्वेश्चन जरा स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट शुरू करें। इकट्ठा हो गया सारा? इसकी जरा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिटेड के लिखा है प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई 2011। क्वार्टर एंडिंग 31 मई अगर है तो कौन कौन से महीने आ जाएंगे? मार्च, अप्रैल, मई और मंथ वाइज वर्किंग करनी है। अच्छा, ये जो कैश बजट है इसका सारा कॉन्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें फिर कुछ हेडिंग्स के साथ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसको फिर डायरेक्ट मेथड से भी प्रिपेयर किया जाता है और इनडायरेक्ट से भी किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम कैश बजट बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। एक कैश का अगर लेजर ज़हन में ला जाए, कैश बैंक अकाउंट का लेजर, तो 4 मेन चीज़ें बस होंगी। ओपनिंग बैलेंस, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इसमें उस तरह से हेडिंग्स नहीं है जो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। हमने बस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ढूंढना है, फिर रिसीट्स ड्यूरिंग द पीरियड प्लस हो जाएंगी, पेमेंट्स लेस करके बस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स का है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं है। सेल एक्सपेंसेस की बहस नहीं होगी, सेल से रिसीट निकलेगी, एक्सपेंसेस से पेमेंट निकलेगी, तो कॉन्सेप्ट वही है। जिस तरह अगर डेटर्स अकाउंट आ जाएगा जहन में, या सेल की अमाउंट में और कैश फ्रॉम डेटर्स में डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है सर। तो वो कॉन्सेप्ट सारा वही है, लेकिन वो जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली हेडिंग्स थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, उस तरह की बहस नहीं है। आपने सिंपली 4 बस चीजें मेन ढूंढनी है। ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स प्लस हो जाएंगी, पेमेंट्स लेस होकर बस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बहरहाल जहाँ जहाँ फर्दर जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2-3 क्वेश्चन जरा मेरे साथ अभी आपको 1-2 दिन करने हैं अभी, और देन फिर इंशाल्लाह इस पोजीशन में आप आ जाएंगे कि खुद भी क्वेश्चन हैंडल कर सके। आए जरा मेरे साथ फर्स्ट लाइन से पढ़ेगा। Zinc Limited is engaged in trading business. Following data has been extracted from the ZL's business plan for the year ended 30th September 2012. रिक्वायरमेंट में जो 3 मंथ्स हमारे हैं क्वार्टर एंडिंग, मार्च, अप्रैल, मई, उनको जरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सेल्स का डाटा है, जनवरी और फरवरी की एक्चुअल सेल्स दी हुई, और देन फिर मार्च से जून तक फोरकास्टेड मींस बजटेड एस्टिमेटेड सेल्स दी हुई, थाउजेंड्स में डाटा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आ जाए। पॉइंट नंबर 1, कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल। तो टोटल सेल का फिर एक ब्रेकअप आ गया। 20% अगर कैश सेल है तो 80% फिर क्रेडिट सेल होगी। ये जरा रिक्वेस्ट कीजिएगा, जरा इधर उधर हो जाता है। रियल अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें किसी तरह अंडरलाइन करते जाए। सेल्स की परसेंटेज थी 20-80, सेल कैश सेल क्रेडिट सेल। earns a gross profit of 25% of sale. What is the meaning 25% of sale? अगर सेल 100 है तो 25 ग्रॉस प्रॉफिट है, therefore 75 कॉस्ट ऑफ सेल है। कल जो क्वेश्चन नंबर 1 पर रहते थे, एक नजर देखें जरा, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आर जो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज बताई थी 65% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब 35% पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और यहाँ अगर देखें तो उसने 25% ग्रॉस प्रॉफिट अगर कहा है
तो 75% पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो सकती है अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो। एंड देन यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट द 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अब स्टॉक की पॉलिसी दे रहा है कि हम स्टॉक रखते हैं 80% प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द, लेट्स से अगर मार्च के एंड पे हम है तो अप्रैल की जो सेल है उसका 80% स्टॉक में होता है। अगर मई के एंड पे होंगे तो जो जून की सेल है उसका 80% करके हम स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होगा जी? मुसलसल, हमेशा ऐसे ही रखते हैं, मेंटेन बरकरार रखते हैं। हाँ जी, कॉन्स्टेंटली ऐसे ही मेंटेन करते हैं। यूनिफॉर्मली मीन्स हमेशा, मेंटेन मीन्स बरकरार है, और यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली बरकरार रखते हैं। लेकिन 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि 100% भी हो सकता है। कल वाला क्वेश्चन अगर जेन में लाया तो वहाँ उसने एक अमाउंट बता दी थी 15%, 15,000 सॉरी, और प्लस करवा रहा था। तो डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन होती है, अप्लाई करना सीखना है। जी बेटा, मेरा ख्याल आवाज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है इस वक्त? ये आपका कुछ स्पेसिफिक इशू लग रहा है मुझे इस टाइम? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा, इशू तो नहीं कुछ? ये बेटा अगर प्रॉब्लम आ रहा है जरा रीज्वाइन करके देखो जरा, ओवरऑल तो ठीक लग रहा है। नंबर 2 सर, 60% of the debtors are collected in the first month subsequent to the sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following sale. For example, अगर अप्रैल का मंथ हो तो अप्रैल का महीना जेन में रख के पड़ा जरा, 60% of debtors are collected in the first month subsequent to the sale. Subsequent to the sale means, नहीं subsequent बेटा बाद में होगा, subsequent सेल के बाद वाला जो महीना होगा। और जो रिमेनिंग 40% डेटर्स हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ? सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। तो अगर अप्रैल की जो क्रेडिट सेल होगी उसका 60% किस महीने आएगा? मई में, और 40% जून में। ठीक है, लेकिन डेटर्स का लिंक फिर क्रेडिट सेल से होगा। कैश सेल के पैसे कब आते हैं? कैश सेल तो जिस महीने हुई होगी उसके पैसे उसी महीने आ जाएंगे, ऐसे ही होता है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, जब सेल होगी साथ ही कैश आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट डेटर सॉरी 60% आ रहे हैं इन द मंथ सब्सिक्वेंट ऑफ द सेल, एंड रिमेनिंग मींस फिर 40% ऑफ द क्रेडिट सेल सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। क्लियर सेंटेंस? Then point number 3, 80% of the customers deduct income tax at the time of payment. 80% जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा टैक्स भी काटते हैं। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे शायद आपने टैक्स में मेरे ख्याल नहीं पढ़ा होगा शायद, नहीं इनका 80% पर कस्टमर जो पैसे देते हुए टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। मैं कुछ एंट्रीज के साथ अभी बात करता हूँ इसकी। नंबर 4 पढ़े, नंबर 4 मैं पढ़ देता हूँ इसको जरा, फिर आपने जरा करवाना है। In January 2012, ZL paid to Million as 25% advance against purchase of packing machinery. The machinery was delivered and installed in February 2012 and was to be operated on a test run for 2 months. 50% of the purchase price was agreed to be paid in month following the installation and the remaining amount at the end of the टेस्ट रन। ये जरा 2 मिनट आपके पास है, इसको जरा दोबारा पढ़ें और को ट्राई करें किस महीने कितने कितने पैसों की पेमेंट होगी। जरा लगाएं जरा टाइम अपना अपना, जरा कंसंट्रेशन से पढ़ें। पढ़े पढ़े से अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ कितने पैसे किस किस महीने में पे हो रहे होंगे। ये जिन हजरात के पास ये बजटिंग वाला सेट नहीं हो जरा बता दीजिएगा, कल जो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इनके पास नहीं था, जरा बता दो तो रह तो नहीं गया। ये अब्दुल बासित साहब, वैसे तो आपके परसेंटेजेस भी ठीक नहीं है, लेकिन जरा अमाउंट्स बताएं, लिख लें अपना अपना लिख लें जरा, ये चाहे साथ ही लिख लें कहीं नोट कर लें, बाकी भी जरा 1 मिनट और लगा लें जरा, फिर एक दफा डिस्कस करते हैं।
ये मूवी तो से कैलकुलेटर पकड़ना होगा, ऊपर टेबल को पकड़ना। के साथ अगर नोट्स नहीं तो थोड़ा शेयर करने साथ। जी सर। नहीं वो तो मैं वैसे अभी समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, बाकी तो अभी वर्किंग करते हैं ना। मतलब मैंने कहा लेट्स अज्यूम अगर अप्रैल में हम हैं तो वो पैसे कब आ रहे होंगे, अगर जनवरी में होंगे तो कब आ रहे होंगे, तो अभी मैं वैसे ही समझाने की बात कर रहा हूँ। जी सर को ट्राई किया सर। सबसे पहले तो ये बताएं मशीनरी की परचेज प्राइस है कितनी? यार 2 मिलियन है यार। 2 मिलियन 25% एडवांस पे हुआ जी, तो 100% अमाउंट निकाल सकते हैं। ये वही इसी तरह गेम चलनी है सर, परसेंटेजेस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो 2 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 करके इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट तो 8 मिलियन है 25% से डिवाइड करके। अब 8 मिलियन में से जो 2 मिलियन है ये तो उसने खुद ही बता दिया कि जनवरी में है, ये तो जनवरी में पे होना है। और जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम नीचे देखें अपने पीरियड्स मार्च अप्रैल में, तो हमारे इन पीरियड्स में ये पेमेंट नहीं आ रही, मतलब ये जो हमारा क्वार्टर है, हमारे क्वार्टर से पहले की पेमेंट है ये। देन उसके बाद 50% कितने पैसे बनेंगे? 25% हो गया 2 मिलियन, 50% हो गया 4 मिलियन, और रिमेनिंग भी शायद, रिमेनिंग कितना बनता है 2 मिलियन, ठीक है। रिमेनिंग पे 25% ही बच जाएगा। ये ब्रेकअप क्लियर है? अब 4 मिलियन की जो पेमेंट है इसका क्या डिसीजन लिया है? ये मुबीन थोड़ा सा ये भी सही नहीं चल रहा है नेट। ये सही तरह एक बार कनेक्ट कर दो, कौन सा करना, कौन सा लगा हुआ? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? जस्ट एक मिनट जरा मन मिनट आवाज ठीक है। आवाज का इशू तो नहीं प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आवाज तो ठीक, ये भी ठीक होगा। हेडफोन से लगा ये लगना। जी सर जी जरा सेंटेंस पढ़ दीजिएगा प्लीज जरा। 50% कब पे होना है? फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन। अब फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन कौन सा है? इंस्टॉलेशन किस महीने होनी है? फरवरी में, और फॉलोइंग मंथ फिर बन जाएगा मार्च। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन जो रिमेनिंग है वो कब देना है? एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। अब टेस्ट रन कितने टाइम पीरियड का है? तो फरवरी में मशीनरी इंस्टॉल होनी है और फिर 2 महीने का टेस्ट रन शुरू होना है। तो कौन सा महीना बनेगा? मार्च या अप्रैल? एट द एंड ऑफ टेस्ट रन। ये क्या लिखा आप लोगों ने? जी जी ठीक है जी अप्रैल, ठीक है सर अप्रैल। एनी कंफ्यूजन? दोबारा जरा पढ़ दें जरा। 25% कब पे होना है? जनवरी में, जिस महीने में एडवांस चला गया। जो 50% है उसने मंथ फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन है, और जो रिमेनिंग है उसने एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। और टेस्ट रन 2 महीनों का है, तो फरवरी में इंस्टॉलेशन है, टेस्ट रन स्टार्ट होना 2 महीनों का टेस्ट रन है, तो अप्रैल एंड शायद हो जाएगा। लेकिन अप्रैल का बाल शुरू हो या एंड हो, अप्रैल ही के महीने में ये 2 मिलियन की पेमेंट आ जाएगी। दोबारा जरा देखते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं अजम्पशन तो बेटा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना चाहिए। आप मई तक कैसे पहुंचेंगे जरा बताएं? नहीं
नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप कह रहा हूँ आप मई के स्टार्ट पे लिखना अगर चाह रहे हैं, मई में लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या रीजन है? नहीं तो टेस्ट रन फिर शुरू कब हुआ? नहीं, ये डेट कैसे पता चली आप? नहीं नहीं, हो सकता है 1 मार्च को ये टेस्ट रन स्टार्ट हुआ हो, लेकिन ये डेट पता कैसे चली आपको? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा, क्वेश्चन में महीना तो बताया हुआ है, लेकिन डेट नहीं बताई हुई। तो मेरा ख्याल है महीना फरवरी का है। फरवरी में क्या हुआ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जरा पढ़ लें जरा। इंस्टॉल हुआ एंड वाज टू बी ऑपरेटेड फॉर 2 मंथ्स। इंस्टॉलेशन के बाद फिर उसने 2 मंथ्स टेस्ट रन के लिए, टेस्ट रन उसका होना था। तो क्या फरवरी के एंड में इंस्टॉलेशन हुई? हो सकता है फरवरी के शुरू में भी हो सकता था, मिड में भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हो। तो फरवरी में इंस्टॉलेशन हुई और टेस्ट रन फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो फरवरी के बाद फिर 2 महीने लग रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल। और वो कहता है एंड ऑफ द टेस्ट रन। ये भी कह सकता था कि फॉलोइंग द मंथ ऑफ द एंड ऑफ द टेस्ट रन। अगर टेस्ट रन के अगले महीने में, तो फिर वो मई तक चला जाता। लेकिन अगर टेस्ट रन के एंड पे पैसे देने हैं, तो टेस्ट रन 2 मंथ्स का है, और फरवरी में इंस्टॉलेशन के बाद टेस्ट रन स्टार्ट होना है। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल के में जब टेस्ट रन एंड होगा, तो साथ ही पैसे चले जाने। तो डेफिनेटली अजम्पशन ली जा सकती है, लेकिन उस वक्त शायद जब क्वेश्चन क्लियर ना हो, तो यहाँ उसने अब डेट्स नहीं बताई, महीने बताए हैं। तो फरवरी के बाद फिर 2 महीने, मार्च और अप्रैल, और एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। ठीक है। सिमिलरली ये जो मार्च में लिए, ये जो 4 मिलियन की पेमेंट मार्च में कह रहा हूँ, इसकी क्या रीजन है? फरवरी में इंस्टॉलेशन है, और फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन फिर मार्च आएगा। तो डेट कोई भी हो सकती है जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉलोइंग द मंथ ऑफ इंस्टॉलेशन एंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट रन। ओके प्लीज जरा नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसको जस्ट प्लेस करना ही रहेगा जी। हो सकता है, ये कैसे पता चला वैसे आपको? फरवरी में शुरू होना, 2 महीने टेस्ट रन रहना। फरवरी की फर्स्ट को कैसे आपको पता चला कि ये इंस्टॉलेशन होनी है? तो इसका मतलब फरवरी की फर्स्ट नहीं, फरवरी में होना। तो फरवरी से आगे 2 महीने गिन लेते हैं, क्योंकि अब फरवरी एंड भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन डेट नहीं है। ये तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अब फरवरी में किस वक्त, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फरवरी के बाद फिर 2 महीने, मार्च अप्रैल। हाँ, अप्रैल की अब कौन सी डेट है? वो शायद अप्रैल की स्टार्टिंग डेट भी हो सकती है, और हो सकता है एंडिंग डेट हो। जो भी स्टार्टिंग हो या एंडिंग डेट हो, अप्रैल में पेमेंट आ जाएगी। मैं बहरहाल ये नहीं कह रहा कि एंड ऑफ द अप्रैल पे होना है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मिड ऑफ अप्रैल पे होना। इट कैन बी एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ द अप्रैल। तो हमारे पास डेट नहीं है, और डेट की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने मंथ वाइज वर्किंग करनी है। ठीक है प्लीज, एनी अदर कंफ्यूजन? ये नोट कर लीजिएगा, ताकि इस पर फिर बाद में टाइम वेस्ट ना हो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिर समझ आ गया प्लीज डाटा? चलिए पॉइंट नंबर 5 पर, क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर द परचेज। ट्रांसलेशन करें जी, इसका क्या मतलब हुआ? इन्वॉल्व रहें प्लीज, पार्टिसिपेट करें। लेट्स अज्यूम अगर जनवरी की क्रेडिट परचेज है, तो उसकी फरवरी में पेमेंट हो। फरवरी की है तो मार्च में, एंड सो ऑन। नंबर 6, admin and selling expenses are estimated at 16% and 24% of the sales respectively, and are paid in the month in which they are incurred. अगर जनवरी का खर्चा तो जनवरी में ही, और अगर फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च का, तो जिस महीने का खर्चा उसी महीने में पे हो रहा है। कैलकुलेट कैसे कर लेंगे? 16% and 24% of the sales। लास्ट में कहता है ZL had a cash and bank balance of 100 million at the as at 29 February 2012। हमारे लिए शायद एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा मार्च अप्रैल मई। तो मार्च के स्टार्ट पर फिर जो फरवरी का क्लोजिंग है, तो मार्च में हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आइए जरा शुरू करें, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं चीजें और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला, क्लियर हो गया? उसमें जो सेंटेंस बेटा लिखा हुआ वो सिंपली ये है, 50% ऑफ द परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस तो 8 मिलियन है, बैलेंसिंग परचेज प्राइस भी वो वर्ड्स कह सकता था। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अली।
बिजनेस नेम लिखें जी प्लीज। जिंक लिमिटेड। क्या बनाना है जी? मंथ वाइज कैश बजट। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई 2012। डेटा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रुपीज इन थाउजेंड्स में है, तो मेरे ख्याल थाउजेंड में करना है, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना है। देन जरा एक सेकंड, अगर यहाँ तक लिखना है तो बोर्ड पर जरा देखें। मंथ वाइज तो कॉलम्स बना लेंगे। किस किस महीने का कॉलम बन जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई। तो ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स बस ढूंढनी है, तो फॉर्मेट काइंडली बनाने, लेफ्ट साइड पर स्पेस रखते जरा ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स और हेडिंग लिखने के लिए, बाकी फिर वर्किंग शुरू करते हैं। जी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसने मंथ वाइज बस कहा है, तो टोटल बनाना चाहें तो बना तो सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रहने मैं कल जी सर, एक एक फिगर मेरे साथ जरा प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए वर्ड लिखना है बैलेंस एज ऑन फर्स्ट। अब मार्च आगे लिखा हुआ है, ऑन फर्स्ट मार्च हो जाएगा, फिर आगे फर्स्ट अप्रैल हो जाएगा, फर्स्ट मई हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस एज ऑन, सॉरी। जी स्टार्ट लें जी, बैलेंस एज ऑन 100 मिलियन लिखा हुआ है, अगर थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रिसीट्स, अब देन फिर पेमेंट्स ढूंढेंगे। रिसीट्स हेडिंग लिख के जरा क्वेश्चन में आए। अब कैश रिसीट्स डेफिनेटली बहुत सी जगहों से हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक जरा सोचें कहाँ कहाँ से कैश रिसीट्स होंगी। अब सेल्स में कैश सेल्स भी हैं, कैश सेल्स तो जिस महीने की उसी महीने में उसकी रिसीट हो जाएगी। फिर क्रेडिट सेल्स की रिसीट्स भी हैं, इनकी तो बात करते हैं, इसके अलावा तो कोई रिसीट्स नहीं है। क्या इसके अलावा कोई रिसीट्स हो सकती है वैसे बिजनेस में? शेयर इशू होंगे, अभी कैश डेबिट होना, तो असल में रिसीट्स का मतलब कैश जहां जहां डेबिट हो रहा होगा। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लोन क्रेडिट, डिस्पोजल वगैरह हो सकती है। तो रिसीट सिंपली मींस कैश कहां कहां से आना है। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा शायद कैश की बस इंफॉर्मेशन कहां से ही है, सेल्स की रिसीट्स ही आनी। ठीक है, लेकिन बड़ा इसमें इशू ये है, एक तो पॉइंट नंबर 1 देखें दोबारा, कैश सेल्स का एक तो हमें बताया हुआ है कि कैश सेल 20% है, देयरफॉर 80% क्रेडिट सेल्स है। फिर पॉइंट नंबर 2 का साथ लिंक करना पड़ेगा, डेटर्स की एक पॉलिसी बताई हुई है। और फिर साथ नंबर 3 पॉइंट पे टैक्स रिडक्शन की भी एक चीज, आप एक डिस्कशन आपके सामने आ रही है। मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम ये वर्किंग शुरू करें, जरा टैक्स डिडक्शन के हवाले से जरा एक आप भी फिर बाद में बताता हूँ कहाँ नोट कीजिएगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये क्वेश्चन में टैक्स डिडक्शंस वगैरह भी और सेल्स टैक्स वगैरह भी अभी आगे जाके आएगा, तो इन चीज़ों की भी इम्प्लीकेशंस आती हैं। डेफिनेटली भी मैं डिस्कस करता हूँ इसे, लेकिन इस तरह का एक आइडिया आपको टैक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। एम्प्लॉयर जो होता है जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो टैक्स काट के देता है, उसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये भी प्रोविजन है कि जब पेमेंट करनी है,
जब सप्लायर ने पेमेंट करनी है, जब किसी परचेजर ने पेमेंट करनी है अपनी गुड्स के अगेंस्ट, तो उसने फिर टैक्स काट के पेमेंट करनी है। मेरे ख्याल है जरा पिछले पेज पे थोड़ा सा वहां से जरा देखते हैं, मेरे ख्याल लॉ की प्रोविजंस वगैरह वहीं से मैं फिर एंट्रीज बता देता हूँ। थर्ड पेज जरा देखें जो सीक्वेंस में, इसके दरमियान में आ जाएगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस के नीचे दरमियान में जो मिल गया नहीं, एक फर्स्ट सेंटेंस पहले पढ़ना जरा। एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एलिजिबल पर्सन, अब एलिजिबल पर्सन डेफिनेटली टैक्स में बहुत सारे हैं, लेकिन आप एलिजिबल पर्सन का यहाँ मतलब सिंपली कंपनी लगता है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 3.5% of the tax at source while making payment to supplier. According to the income tax ordinance, जिसने पेमेंट करनी है, पेमेंट करते हुए अगर फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज देने थे, तो 3.5 रुपीज काट के 96.5% उसको देने हैं, और बाकी 3.5% जो पैसे हैं वो कस्टमर के काट के गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो कुछ एंट्रीज की बेस पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। सेल परचेज की ट्रांजैक्शन अगर हो तो एक सेलर है, ऐसे ही होता है, और फिर एक बायर होगा जो परचेज कर रहा है। क्रेडिट सेल की तो एंट्री पता है, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। लेट्स अज्यूम चलो 1 लाख रुपीस, पहले सुनिएगा प्लीज गौर से। ऑपोजिट साइड पे बायर का एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट एंड ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर्स। कितने से यार, ये तो सेल प्राइस नहीं है 1 लाख। जब सेलर की सेल प्राइस होती है वही बायर की परचेज प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है, अगर 25,000 रुपए का मोबाइल लिए तो सेलर ने 25,000 का बेचा, उसकी सेल प्राइस है। आपने 25,000 रुपीज का अगर खरीदा है तो आप इसे परचेज प्राइस कहेंगे। क्लियर है ना प्लीज? लेकिन डेफिनेटली सेलर ने 1 लाख की नहीं खरीदी होंगी। सेलर ने अगर 1 लाख की बेची है तो डेफिनेटली इसमें सेलर का प्रॉफिट जरूर शामिल है, लेकिन जिस प्राइस पे सेलर बेचेगा उसी प्राइस पे बायर परचेज कर लेगा, उसकी परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। अब सेलर और बायर जरा ध्यान में रख के बताएं, पेमेंट करनी किसने है? बायर ने पेमेंट करनी है सेलर को। अब अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये जरा लाइन जरा अगर दोबारा पढ़ने एक नजर, ये बायर अगर कंपनी है तो बायर एज अ कंपनी अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। तो जरा पहले बायर की तरफ आए, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। 3.5% ही रेट लगता था, वही मेरे ख्याल आपके एग्जांपल में भी था, 3.5% ही है। तो सॉल्व कर लें जरा, 1 लाख का 3.5% अगर करें 3500 का क्या होना है? एंट्री गौर से जरा देखिएगा जरा। बायर जब पेमेंट करेगा उसकी लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है, लेकिन वो अपने इस 1 लाख के अगेंस्ट अब 96,500 टैक्स डिडक्ट करके पे करेगा सेलर को। 96,500 समझ आ रहा है जब बैलेंसिंग फिगर, तो 96,500 कैश उसका क्रेडिट होगा सेलर की तरफ अपनी लायबिलिटी सेटल करने के लिए। ठीक है, जो बाकी 3,500 है वो उसने काट तो लिया है, लेकिन ये नॉर्मली साथ ही पे नहीं होता है, ये टेम्परेरी तौर पे टैक्स डिडक्ट होता है, तो इनकम टैक्स पेबल के नाम से एक लाइबिलिटी बन जाती है। फिर लॉ में ये भी बताया हुआ है कि इस टैक्स ने जो डिडक्ट होता है विद इन नेक्स्ट 21 डेज 7 डेज, डिफरेंट उसकी डेट्स वगैरह, तो जिस दिन ये पैसे काटे जाते हैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को पे नहीं होता है, ये सब्सिक्वेंटली कुछ दिन बाद पे होने होते हैं। तो टेम्परेरी तौर पे ये बायर की फिर एक लाइबिलिटी बन जाएगी इनकम टैक्स पेबल के नाम से। ठीक है, और इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो जाएगा? बायर की किसकी तरफ लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? लेकिन लाइबिलिटी उसकी थी 1 लाख, तो उसकी 1 लाख की लाइबिलिटी कैसे सेटल होगी? 96,500 उसको दे देगा, और बाकी जो पैसे हैं वो सेलर के बिहाफ पे, बायर सेलर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा होगा। लेट मी फिनिश, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। किसने पैसे काटे? बायर ने। किसके बिहाफ पे काटे? और ये देने किसको है? तो जब तक नहीं देगा तो फिर बायर की एक लाइबिलिटी बन जाएगी। अब एक सेकंड के लिए जरा सेलर की तरफ आए, पहले वो एंट्री करवा दें, फिर आई थिंक जरा बात जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
इसी के अगेंस्ट जब सेलर है तो सेलर का एंट्री करेगा, सेलर के पास कैश आएगा 96,500, तो कैश डेबिट 96,500, लेकिन ये 96,500 कैश लेके उसका बायर से रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज 1 लाख, और ये जो रिमेनिंग 3500 है ये टैक्स कटा है सेलर का, तो ये सेलर के लिए पे एक एडवांस टैक्स की तरह होगा, ये प्रीपेड टैक्स होता है। थोड़ा सा और जरा टैक्स जरा ज़हन में लाएं जरा, ड्यूरिंग द ईयर ये जो टैक्स कट रहे होते हैं वो फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब टैक्स कैलकुलेशन होती है तो टैक्स पेबल में से नेट एडवांस टैक्स पे नेट होकर रिमेनिंग पेबल रह जाता है। तो ये किसने टैक्स काटा, बायर ने, किसका काटा है, सेलर का, और गवर्नमेंट को देना है, और जो सेलर है उसके लिए फिर ये एडवांस टैक्स ट्रीट होगा, तो सेलर की तरफ एक एसेट अकाउंट बन जाएगा एडवांस इनकम टैक्स के नाम से या एडवांस टैक्स के नाम से। बात क्लियर होगी प्लीज? मेरा ख्याल अपने हाथ से अगर नोट भी कर लें, पेज के नीचे जगह होगी, कहीं ना कहीं अपने हाथ से लिख लें, मैं दरमियान में एंट्रीज लिखी तो ही जरा अपने हाथ से जरा, और काइंडली जिस तरीके से मैंने आपके सामने लिखी है आपने करवाई है उसी तरह लगा लिखें, कैश कितना जाएगा कितना आएगा उसको साथ में रिलेट करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली जरा ये वर्किंग में चाहे लिख लें आप लोग, जहाँ वर्किंग में पहुंचा था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? जी अब इन एंट्रीज को सामने रख के चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाएंगे, सेलर बायर, सेलर के एंगल से प्रॉफिट लॉस में कौन सी फिगर आ रही है, सेल, सेल या रिसीट, सेल। बायर अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहा हो तो परचेजेस 1 लाख है, तो सेल और परचेज 1 लाख है, लेकिन अगर कैश बजट बन रहा है तो सेलर कैश कितने से रिसीव कर रहा होगा, तो कैश बजट में जो रिसीट है फिर वो 96,500 मींस नेट ऑफ टैक्स फिगर ऐड हो रही होगी रिसीट्स में, और अगर बायर के एंगल से देखें तो उसकी पेमेंट्स में भी नेट ऑफ टैक्स पेमेंट आ रही हो, तो सेल ग्रॉस आ रही होगी अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाई जा रही हो, लेकिन जो रिसीट है अगर सेल, अगर हम सेलर सेल परचेज अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस आ रही होगी, लेकिन रिसीट्स और पेमेंट्स के एंगल से अगर देखें तो कैश मींस नेट ऑफ टैक्स फिर आ रहा होगा। इट मींस अब हमारे इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 देखें जरा दोबारा, जो रिसीट्स होंगी उसमें से फिर हमें 3.5% टैक्स डिडक्ट करके फिर फाइनली नेट रिसीट्स निकालनी पड़ेगी, और पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक शायद सारे कस्टमर्स ने भी टैक्स नहीं काटना, 80% कस्टमर्स ने टैक्स काटना। डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट नंबर 3 ना हो तो फिर हम इसे सिंपली इग्नोर कर देंगे, टैक्स डिडक्शन इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर हमें एग्जामिनर ने कहा है तो फिर टैक्स डिडक्शन को भी कंसिडर करेंगे, और जितने परसेंट कस्टमर्स ने टैक्स काटना उसको फिर अकॉर्डिंगली उसके एंगल से ही वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब आए मैं आपके सामने पहले वर्किंग लिख दूं, उसको आराम से पहले आप समझ लीजिएगा वर्किंग्स में आके, वर्किंग्स में आगे थे सारे, तो वर्किंग्स में
पहले कुछ चीजें मेरे साथ जरा अंडरस्टैंड अगर कर लें, अभी ना बनाइएगा, ये असल में कुछ फॉर्मेट्स हैं जो डेफिनेटली जरूरी नहीं कि टेबल इसी तरह बनाया जाए। मेरे साथ जरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, मैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से भी बना के दिखा देता हूँ, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वर्किंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जरा मैं इनिशियली समझा सकूँ। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 पर जरा फोकस रखिएगा जरा। और रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस किस महीने की वर्किंग है, सब लोग इन्वॉल्व रहे प्लीज। कौन कौन से महीने? मार्च, अप्रैल एंड मई। इन रिस्पेक्टिव मंथ्स की जरा सेल्स लिखवा दें प्लीज यार, लिखवा दें। क्या हो गया यार प्लीज। 55,000, 60,000 एंड 65,000। ये ऊपर जो डाटा ये पहले थाउजेंड्स में था, आप काइंडली कैलकुलेटर्स पकड़ें अपने आप में। पॉइंट नंबर 1, 20% कैश सेल्स है, तो मार्च में कैश सेल्स हो गई 11,000, 60,000 का 20% 12,000 एंड 13,000। तो कैश सेल्स जिस महीने की है वो उसी महीने की रिसीट्स में भी फिगर आ जाएगी। एक जरा कैश सेल्स की एंट्री बोल रहे हैं जरा प्लीज। कैश डेबिट है, सेल क्रेडिट, तो कैश भी इसी महीने में डेबिट होना जिस महीने की ये सेल है। ठीक है, रिमेनिंग जो 80% रह जाएगा वो सॉल्व कर दें जरा। मार्च का जो 80% है वो 44,000 फिर क्रेडिट सेल है, 48,000 एंड 52,000। अब इसके लिए जरा पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए जरा प्लीज प्लीज। पहले वर्किंग समझ नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना भी इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 2 अप्लाई करवाएं जरा। मार्च की जो क्रेडिट सेल है, मार्च की जो क्रेडिट सेल है 44,000, इसको आप जेन में रखें जरा। इसका जो 60% है वो अप्रैल में आएगा और जो रिमेनिंग 40% रह जाएगा वो मई में आएगा। लेकिन क्या मार्च में भी कोई रिसीट होगी? वो हमें शायद पिछले महीनों से वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी। हमारे पास पिछले मंथ्स का भी डाटा अवेलेबल है। जरा जनवरी में जाए जरा। जनवरी की जो 20% कैश सेल है वो तो जनवरी में ही पैसे आ गए होंगे, तो कैलकुलेटर पे पहले लिखें, फिर मैं थोड़ी सी वर्किंग सॉल्व भी कर देता हूँ। कैलकुलेटर पकड़ा जरा, जनवरी की सेल बताएं। अब ये जनवरी में क्यों चले गए हम? क्योंकि जनवरी से रिलेटेड शायद कुछ रिसीट्स हमारे मार्च में आनी है। तो जनवरी की सेल है, प्लीज बताइएगा 85,000, लेकिन उसको 80% करें। कंसिडरेट कीजिएगा प्लीज, वर्किंग सब शुरू हो गई। 80% करके मैंने क्या फाइंड आउट किया? जनवरी की क्रेडिट सेल, उसका जो 60% है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, उसका 60% फरवरी में आ गया होगा, उसका 40% शायद हमारे पीरियड में आना। ठीक है, प्लीज समझ आ रहा है? एक वर्किंग करवाए जरा। नहीं, वर्किंग 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 दोबारा। तो फ्रॉम जनवरी, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, जस्ट सारे 1 मिनट में लिखता हूँ। अब शुरू करें जरा। 85,000 इंटू 80% इंटू 40% ही बस इसलिए किया क्योंकि फरवरी से हम लिंक्ड नहीं है। तो आंसर है आपका 27,200। बात कुछ क्लियर होगी? चलें यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, बाकी फिर आगे वर्किंग मिलकर करते हैं, या इसकी बल्कि वर्किंग की हेडिंग भी बना लें। Receipts against sale। तो फुली इन्वॉल्व रहने का काम है, इंशाल्लाह ठीक ठाक एंजॉय करेंगे वन सेकेंड। हमेशा की तरह पढ़ाई को आप एंजॉय करने वाले हैं बस। जी क्लियर है भाई? परेशान लग रहा? यहाँ तक आ गया? नेक्स्ट पे ट्राई करें जरा। क्या मार्च में कोई पिछली और भी रिसीट है? कोई नहीं कोई नहीं, आप इकट्ठे हो गए।
नहीं वो भाई ने लिख लिया, मैंने इसका इसलिए कहा, जो लोग लिख रहे हैं पहले लिखना। ये फर्स्ट 80% क्यों किया है मैंने? क्रेडिट सेल निकालने के लिए। और फिर 40% मींस सेकेंड मंथ सब्सिक्वेंट टू द सेल। फर्स्ट मंथ क्यों नहीं? क्योंकि वो फरवरी का महीना जो हमारे पीरियड में नहीं, हमारे इन मंथ्स में नहीं आ रहा। ये इकट्ठे हैं सारे, ये करें जी फरवरी की तरह वर्किंग्स इंडिविजुअली करें। अच्छा ये सारी वर्किंग्स से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। फरवरी की सेल है 95,000, उसको 80%, अब इसका 60% मार्च में, और इसी का फिर 40% अप्रैल में। 60% मीन्स 45,600, और फरवरी ही की और वर्किंग है 95,000 इंटू 80% इंटू 40%। ये फिर फरवरी के कॉलम में, सॉरी अप्रैल के कॉलम में चली जाएगी फिगर 30,400। तो फरवरी की क्रेडिट सेल का 60% फॉलोइंग मंथ मींस मार्च, एंड सेकेंड मंथ सब्सिक्वेंट द सेल, ठीक है 40%। ये नजम साहब मैं दिखाता हूँ जब जरूरत पड़ती है, फिलहाल काइंड जरा मेरे साथ मिल जाए। सॉरी वो पहले मैंने दिखाया नहीं। ये अब यहाँ से ऑनवर्ड्स शायद पिछले महीनों की बहस खत्म होगी। जनवरी फरवरी से जो रिसीट्स आनी थी वो खत्म हो गई हैं। अब मार्च से ऑनवर्ड्स, और मार्च में शायद ऑलरेडी पहले वर्किंग हुई हुई। ढूंढ लेंगे मार्च की क्रेडिट सेल क्या निकाली थी हमने? कर सकते हैं ना यार, वर्किंग हुई भी है। अब दोबारा उसको 80% करना शायद कंपलसरी नहीं है। मार्च में जो 44,000 की क्रेडिट सेल थी उसका बस आपने ब्रेकअप ही करना है, तो कर लें जरा, इंडिविजुअली करें, कंप्लीट करें अभी। तो फ्रॉम मार्च, तो मार्च की जो क्रेडिट सेल है 44,000, ऑलरेडी 80% करके जो फाइंड आउट किया था हमने, उसको शायद स्ट्रेट अवे क्या करें, 60-40 कर सकते हैं। 44,000 इंटू 60% मीन्स 26,400 किस महीने में आएगी फिगर, और 40% 17,600। नहीं बेटा वो तो ऊपर होगी ना, कैश सेल तो ऊपर मैंने लिख ली है। अब मैं तो इस वक्त क्रेडिट सेल की वर्किंग कर रहा हूँ, डेफिनेटली फिर एक टोटल रिसीट निकालेंगे। कैश सेल्स मैंने ऊपर अलग लिख दी है, अब क्रेडिट सेल की रिसीट्स लिख रहा हूँ। बाकी डेफिनेटली फिर जब टोटल रिसीट्स निकाल रहे होंगे तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल रिसीट्स, फिर टोटल रिसीट्स आएंगी, फिर टैक्स डिडक्शन की भी बात करता हूँ। तो ये कैश सेल्स ऊपर मेंशन हो चुकी हैं, तो उसको फिर सिंपली प्लस कर लेंगे। अब ये जो मैंने 44,000 लिए, ये तो फिर क्रेडिट सेल की रिसीट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे आ रही है 26,400, क्लियर हो गया? तो एक वर्किंग लिख ही देते हैं थोड़ा, 44,000 इंटू 60% एंड देन इंटू 40%। तो अब 44,000 को ऑलरेडी हम 80% मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर चुके हैं। देख लीजिएगा प्लीज, क्लियर है सारे, एनी कंफ्यूजन? चले वाइंड अप करें, कुछ और है ना? अप्रैल का कुछ फ्रॉम अप्रैल सेल्स आएगी कोई फिगर? करें करें, फाइनल करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप?
48,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% एंड 40%, शायद 40% की जरूरत ही नहीं रहेगी जी। 60% मींस बना 28,800। किस महीने में लिखो 28,800। बाकी जो 40% है अप्रैल की क्रेडिट सेल का 40% जून में, और मई की जो क्रेडिट सेल है उसका तो पैसे आने ही शुरू होंगे शायद मई में और फिर बाद में जुलाई, सॉरी जून और जुलाई में, जून और जुलाई। तो जो मई की क्रेडिट सेल है उसकी रिसीट्स हमारे इन 3 महीनों में नहीं आ रही होगी, और अप्रैल की भी जो 40% रिसीट है वो जून के महीने में चली जाएगी। अब क्लियर है प्लीज सारा? ठीक है प्लीज। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? मेरा ख्याल है बेटा इस वक्त आवाज ठीक लग रही है मुझे। अगर कोई इश्यू है तो जरा रीज्वाइन करके चेक कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताइएगा आवाज का इश्यू तो नहीं? चलिए जी इसको इकट्ठा करें, टोटल रिसीट्स फाइंड आउट करें। ये बेटा जरा रीज्वाइन करके देख लें जहाँ इशू है। टोटल रिसीट्स यहां तक फाइंड आउट होंगी कैसे? हाँ जी मार्च की तरफ फिगर स्टिक कर लें जरा, कौन कौन सी लेंगे आप? 11,000, नेक्स्ट वन 27,200 और 45,600। ठीक है, एंड सिमिलरली नेक्स्ट मंथ्स में भी फिगर्स इकट्ठी करके फाइंड टोटल करें जरा। टोटल रिसीट्स ऑफ मार्च कैश एंड क्रेडिट सेल की रिसीट्स मिला के 11,000 प्लस 27,200 एंड 45,600 इज इक्वल टू 83,800। ये करें पूरा? ये ठीक है प्लीज? सम कर रहा हूँ। क्या सर सही है? साइलेंट ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप? ये आपके साथ जो बैठा है साइलेंट पार्टिसिपेशन। अप्रैल का टोटल बताएं। साथ वाले से क्यों पूछ रहे हैं? वर्किंग करें यार, ठीक है मुझे अंदाजा कल नहीं थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है, मैंने कब कहा कि मैंने खुद बताया कि कल नहीं थे आप, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से और भी हजरात। अभी कहता हूँ सर, बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक स्टेप रहता है। ये अप्रैल की फिगर्स बोले जी, कौन सी प्लस करनी है? 12,000 प्लस 30,400 प्लस 26,400 68,800 एंड फाइनली 59,400। इकट्ठे होंगे यहां तक। दिस इज सम ऑफ कैश सेल रिसीट एंड क्रेडिट सेल रिसीट। लेकिन अभी एक स्टेप रहता है, जस्ट जस्ट यहां तक जरा सारे इकट्ठे हो जाए। पॉइंट नंबर 3 जरा पढ़े आप जरा, जिन्होंने कर लिया। 80% कस्टमर्स ने टैक्स डिडक्ट करना है। कितना? हाँ जी नहीं 80% करके ये जरा करें, जरा एक मिनट ट्राई करें। ये पॉइंट नंबर 3 को कैसे अप्लाई करें? आपने कहा उससे मुझे खतरा महसूस हुआ गलती का, तो कोई नहीं कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, शायद सही हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सही। ये फाइनल फिगर नहीं है जो आप बता रहे हैं, नहीं ये फाइनल फिगर नहीं है। जरा सोचें एक मिनट, मैं फिर बताता हूँ। अच्छा जो बात होगी कर लें लिख लें जो करना है कर लें। मैक्सिमम गलत हो रहेगा, काट के ठीक कर लेंगे। अगला सफा वर्किंग हो रही है इसमें। टैक्स डिडक्शन ये हाँ जी 81 समथिंग। इसके दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं वर्किंग करने के, जरा करके देखें जरा। अभी मैंने आपको आइडिया दिया ना, टैक्स कटना है तो टैक्स काटे ना जरा। 3.5% टैक्स काटे, इन अदर वर्ड्स 96.5% पैसे आने हैं। 2346 क्या? अच्छा हाँ, अब टैक्स की अमाउंट बता रहे हैं। एक वे ये कि हम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करके लेस करके नेट रिसीट निकालना है। अनदर वे शायद हम डायरेक्टली वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वर्किंग करते हुए गलती का खदशा है। डायरेक्टली वर्किंग करते हुए गलती का खदशा रहेगा, तो मैं फिर बात कर लेता हूँ। वैसे टैक्स डिडक्शन अगर कैलकुलेट करने वो ज्यादा सिंपल है शायद। टैक्स डिडक्शन अच्छा है। वैसे गौर से सोच के बताइएगा जरा, क्या हमने टैक्स काटना है या हमारा कटना है? ये हमारा कटना है। जब हमें पैसे मिलने हैं, हमें मिलने तो चाहिए 83,800,
लेकिन जब हमें मिलेंगे तो टैक्स कट के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारा कितना टैक्स कट रहा होगा। जी वर्किंग होगी 83,800, लेकिन अब ये इंटू 80% कौन सा आ रहा है यहाँ, जिन्होंने काटना है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने काटना है वो 80% रिसीट्स आ जाएंगी और देन मल्टीप्लाइड बाय 3.5%। ऑल्टरनेटिव वर्किंग भी हो सकती है, अगर किसी ने किया तो मैं भी करता हूँ एक मिनट। तो आंसर आया 2346, क्या आया, ये टैक्स की डिडक्शन की अमाउंट आ गई जो टैक्स कटना, और फिर इसको लेस करके आप बैलेंसिंग नेट रिसीट्स निकाल सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्लीज। नेट रिसीट्स बनेंगी 81454। डायरेक्टली किया था किसी ने, डायरेक्टली जिन लोगों ने किया था आपकी फिगर मैच क्यों नहीं कर रही, मैच ऐसे ही होगी इंशाल्लाह, फिगर मैच कर जाएगी, लेकिन जब आप वो कर रहे थे तो फिर एक छोटी सी चीज बीच में से स्किप हो गई। हाँ जी वो 20% भी है, तो एक मिनट रुकेंगे जरा, जहां भी है ये फर्स्ट होगी वर्किंग, मार्च की तो हो गई ना, तो जरा ऑल्टरनेटिवली भी जरा रिकंसाइल कर लेंगे, कैलकुलेटर पकड़े जरा, कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज सारे, छोड़ दें जहां भी। 83,800 क्या लिखवाया मैंने, टोटल रिसीट्स, इसको इंटू 80% किया तो उन कस्टमर्स की रिसीट आ गई जिन्होंने टैक्स काटना, तो इंटू 80% करके इंटू 96.5% जरा करें, इज इक्वल टू, दबाएं यहां तक जरा। अब ये फिगर इससे मैच क्यों नहीं कर रही, अभी इसमें वो 20% अभी ऐड भी होना है, अब ये सिर्फ उन कस्टमर्स की नेट रिसीट आई है जिन्होंने टैक्स काट के पैसे देने हैं, तो इसमें फिर हमें प्लस करना पड़ेगा 83,800 मल्टीप्लाइड बाय 20%, जिन कस्टमर ने टैक्स नहीं काटना पैसे तो उनसे भी आने हैं, तो करके देखें इंशाल्लाह फिगर मैच कर देगी। तो डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो वो पहले आपके पास फिगर आ रही है जिन कस्टमर्स ने टैक्स काट के देने उनकी नेट रिसीट, देन फिर प्लस करना पड़ेगा उन कस्टमर्स के 20% पैसे को जिन्होंने टैक्स नहीं काटना, और यहाँ जब हमने वर्किंग किया तो बस हमने टैक्स डिडक्शन लेस करके फिर बैलेंसिंग निकाल ली। ये होगी वर्किंग, प्लीज रिकंसाइल कर लिए, अगले महीने में भी जाएंगे। ये कैश कस्टमर्स भी टैक्स काटते हैं, ये कुछ जरूरी, ये तो नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स ने टैक्स काटना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80% कस्टमर्स, तो कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों कस्टमर्स होते हैं। अगर ये लिखा होता है क्रेडिट कस्टमर्स ने पैसे काटने हैं तो फिर ऑब्वियसली हम कैश सेल्स को इग्नोर करके ये वर्किंग करते हैं, ठीक है मिस्टर नेदर। तो क्वेश्चन ओनली सेज, क्वेश्चन इज सेइंग 80% ऑफ द कस्टमर्स, तो 80% ऑफ द कस्टमर्स मींस फिर कस्टमर्स में क्रेडिट कस्टमर्स भी और कैश कस्टमर दोनों आ जाएंगे, अनलेस कि हमें लेदर स्पेसिफाई किया होता कि कैश कस्टमर्स ने टैक्स फॉर एग्जांपल नहीं काटना है, तो सिर्फ अगर क्रेडिट कस्टमर्स का जिक्र होता तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करते थे, ठीक है नजम। इस पॉइंट नहीं 83,800 करेंगे दोबारा, इसको अगर 80% करेंगे तो ये वो कस्टमर्स की रिसीट्स आ जाएंगी जिन्होंने टैक्स काट के पैसे देने, तो अब इसमें यकीनन रिमेनिंग 20% कस्टमर्स तो नहीं है, तो उन्होंने भी पैसे तो देने हैं लेकिन टैक्स नहीं काटना, पैसे तो देने हैं लेकिन टैक्स नहीं काटना, तो अब इंटू 80% करके इन लोगों ने तो देने अब 100% की जगह 96.5%, तो इनको तो कर लें इंटू 96.5% मीन्स 0.965, तो ये जो फिगर आई ये 80% कस्टमर्स की नेट फिगर आ गई, तो अब इसमें हमें रिमेनिंग 20% कस्टमर्स के पैसे तो एज इट इज ऐड करने हैं ना, तभी टोटल रिसीट आएगी। नहीं रिमेनिंग 20% कस्टमर्स ने टैक्स तो नहीं काटना, पैसे तो देने हैं, तो उन्होंने 100% पैसे देने हैं रिमेनिंग 20% कस्टमर्स ने, और 80% कस्टमर्स ने टैक्स काट के 96.5% पैसे देने, तो अगर हम इस तरह वर्किंग कर रहे हैं तो 83,800 इंटू 80% इंटू 96.5% उन कस्टमर्स के पैसे आ गए जिन्होंने टैक्स काटना, और प्लस 83,800 इंटू 20% अब उन कस्टमर्स के पैसे आ गए जिन्होंने टैक्स नहीं काटना, तो उन्होंने टैक्स काटे बगैर जो पेमेंट करनी है, ठीक है प्लीज। तो ऑल्टरनेटिव ये है कि हम टैक्स की डिडक्शन लिख लें और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल लें,
या फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करें, लेकिन अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो फिर हमें शायद अलग से हिसाब रखना पड़ेगा कि कैश जिन्होंने टैक्स नहीं काटना उनके पैसे भी प्लस करना। ठीक है प्लीज जी। टैक्स डिडक्शन के अगर मुझे बाकी अमाउंट्स भी लिखवा दें जी। बट जब सब जब सेल्स टैक्स की बहस आएगी तो इंशाल्लाह सेल्स टैक्स पे बात करते हैं। सेल्स टैक्स की भी बहस है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अलग प्रोविजंस है, सेल्स टैक्स एक्ट की अपनी प्रोविजंस है। अगर टैक्स का क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं होगा तो हम इग्नोर कर देंगे, और अगर इनकम टैक्स का सिर्फ जिक्र है तो इनकम टैक्स की बहस करेंगे, और अगर सेल्स टैक्स का भी आ जाए बीच में इशू तो इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व करेंगे। टेंशन ना लें आप, माशाल्लाह आपको इनकम टैक्स भी आता है और सेल्स टैक्स भी आता है। मेरा काम तो सिर्फ आपके सामने फिगर्स लिखना है जी। अप्रैल का टैक्स कितना है जी? 1926 एंड 1663। फिगर्स बदल जाएंगे यार, 80% वगैरह देख लें फिगर्स। बैलेंसिंग फिगर आ रही है नेट रिसीट्स 66,874 एंड 57737। तो टैक्स बेटा अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली हमें वर्किंग तो करनी है, लेकिन उतनी ही जितना टैक्स का बताया हुआ है। तो यहाँ इनकम टैक्स की बहस है, तो अपनी तरफ से अब सेल्स टैक्स बीच में इन्वॉल्व हरगिज नहीं करना अनलेस एग्जामिनर को इंडिकेशन दे। चलें जी, अब फाइनली आई थिंक ये नेट रिसीट्स हम अपने कैश बजट में प्लेस कर सकते हैं। तो आ जाए फर्स्ट पेज पे। वर्किंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिसीट्स में फ्रॉम कस्टमर्स वर्किंग लिख लीजिए प्लीज अपना। वर्किंग 1 रेफरेंस दे दें, और वर्किंग 1 के रिजल्ट में रिसीट्स की अब जो फिगर्स आ रही हैं काइंडली ढूंढ के लिखें जरा अपने हाथ से जरा। 81,454 66,874। तो चीजें इंशाल्लाह बहुत सारी आएंगी, आप एंजॉय करेंगे। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि मुसलसल इन्वॉल्व हैं, कोशिश करें, इंशाल्लाह इशू कोई नहीं बनेगा। ठीक है, एनी फाइनली कंफ्यूजन जी प्लीज। अच्छा, बहरहाल इस नेट रिसीट में अब कैश सेल्स की रिसीट्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स की रिसीट्स भी हैं। इट मींस अब शायद रिसीट्स फ्रॉम सेल्स की डिस्कशन खत्म हो गई है। बाकी अब क्वेश्चन देखें और कुछ है रिसीट्स में? तो और कुछ नहीं है, अब कुछ पेमेंट्स हैं हमारे सामने। तो हेडिंग लिख लें, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दें, जरा साफ सुथरा हो जाएगा। पेमेंट्स में आ जाए, लेकिन डेफिनेटली रिसीट्स और भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो डिस्पोजल की रिसीट्स, इशू ऑफ शेयर्स की रिसीट्स, लोन की रिसीट्स, तो वो डेफिनेटली एक पूरी लिस्ट बन जाएगी रिसीट्स की हेडिंग में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब फर्दर रिसीट्स नहीं है। आ जाए पेमेंट्स की डिस्कशन शुरू करें। शुरू करूं? चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब एक तो बेटा पॉइंट नंबर 4 में जो मशीनरी की पेमेंट थी उसका तो शायद हम डिसीजन ले चुके हैं, वो तो शायद इशू नहीं है। लेकिन मेन जो पेमेंट है वो परचेजेस की शायद कोई पेमेंट आएगी बीच में। ये बिन तरह इसका चार्जिंग पेपर चलो हो गया जी सर। ये जो इस वक्त वर्किंग हो रही है शायद इस तरह की डिस्कशन कल भी हमारे सामने आई थी। जरा सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़े जरा, क्रेडिटर्स वाला। क्रेडिटर्स को किस चीज की पेमेंट होती है? परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट होती है, परचेजेस की पेमेंट होती है। तब हमारे पास ना सेल्स का डाटा अवेलेबल है। जरा पूरा क्वेश्चन जरा काइंडली मेरे साथ जरा देखिएगा गौर से। हमारे पास डिफरेंट मंथ्स की सेल्स अवेलेबल है। देन पॉइंट नंबर 1 में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज अवेलेबल है, यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसी पॉइंट नंबर 1 के एंड में स्टॉक की पॉलिसी भी अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए और हम स्टॉक्स का डिसीजन ले लें तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक्स एडजस्ट करके फिर हम परचेजेस पे पहुंच जाएंगे। अगर हम अप्रैल की परचेज निकाल लें तो उसकी फिर पेमेंट का हम डिसीजन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लास्ट पॉइंट, शायद वो नेक्स्ट मंथ में। एक छोटी सी और चीज भी जो शायद FA1 वगैरह में आपको आइडिया हो चुका होगा, अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि सारी सेल भी और सारी परचेज भी क्रेडिट पे ही होगी। क्या सेल कैश पे हो सकती है? हो सकती है तभी अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह अभी थी। सिमिलरली परचेज भी कैश पे हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। बाय डिफॉल्ट अगर इंफॉर्मेशन ना हो, वी ऑलवेज अज्यूम कि 100% सेल और 100% परचेज दोनों क्रेडिट पे ही होंगी। अब सेल्स के लिए तो 20% एक बताया था उसने कि 20% कैश सेल है,
लेकिन परचेजेस के एंगल से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। देयरफॉर हम बता दें क्या अज्यूम करेंगे कि सारी क्रेडिट परचेज ही है, और अगर फॉर एग्जांपल हम अप्रैल की क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे तो उसकी शायद पेमेंट फिर मई के महीने में आ जाएगी। तो अब जरा डाटा जरा देख लें, हमने मार्च अप्रैल मई की वर्किंग करनी है, तो शायद हमें किस महीने की परचेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब परचेज अवेलेबल तो नहीं है, इंशाल्लाह आ तो जाएगी। जनवरी की परचेज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, उसकी पेमेंट तो कब होगी, लेकिन फरवरी की परचेज की पेमेंट मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, और फिर शायद मई की परचेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी पेमेंट फिर जून में जाके आएगी। तो सेल अवेलेबल है, आप सीक्वेंस बना लें जरा। सेल से क्या निकाल लेंगे, पॉइंट नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में स्टॉक से एडजस्ट करके परचेजेस, और फिर परचेजेस सामने रख के जिस महीने की परचेज होगी उस महीने से अगले महीने में उसकी पेमेंट को लिख देंगे। तो आ जाए जरा वर्किंग नंबर 2 की तरफ आ जाए। पेमेंट फॉर परचेजेस, और पेमेंट फॉर परचेजेस के लिए हमें परचेजेस अब ढूंढनी है। बता दें किस किस मंथ की वर्किंग करूं। यकीनन पेमेंट्स हमने लिखनी है मार्च अप्रैल मई की, लेकिन हमें किस किस मंथ की अगर परचेजेस मिल जाएं तो पेमेंट्स आ जाएंगी, फरवरी मार्च अप्रैल। सबको क्लियर है प्लीज? मई की अगर हम परचेज निकाल भी लें तो उसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, उसकी पेमेंट हमारे इन 3 महीनों में नहीं आनी। देयरफॉर जो कॉलम्स की हेडिंग्स हैं वो क्या है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। कंफर्टेबल है? लिख लें जरा। वर्किंग तो यार करनी है मार्च अप्रैल मई की, और हम शुरू हो गए फरवरी मार्च अप्रैल। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इज द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। अच्छा, अगर सपोज जरा सोचते रहे, वैसे तो गेम एडवांस होनी है लेकिन जरा ट्राई करें, अगर सपोज इसमें कोई कैश परचेज भी होती, नहीं तो फिर शायद हमें मई की परचेज भी ढूंढनी पड़ती, क्योंकि मई की परचेज में से कैश परचेज है वो मई में ही होनी थी। लेकिन इवन देन फरवरी की हमें परचेज क्यों चाहिए थी, क्योंकि फरवरी की कैश परचेज तो ठीक है, लेकिन जो उसकी क्रेडिट परचेज होगी उसने मार्च में होना था। तो अगर फॉर एग्जांपल को कैश परचेज का भी जिक्र होता तो हमें फरवरी से लेके शायद मई तक की वर्किंग करनी पड़ती। लेकिन इस केस में क्योंकि कैश परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें बताया नहीं और को परसेंटेज, तो हम अज्यूम करें कि सारी परचेज क्रेडिट पे है, देयरफॉर मई की परचेज की वर्किंग की जरूरत नहीं। अब मैंने कुछ चंद एक फिगर्स लिखनी है आपके सामने, तो बेहतर यही रहेगा कि पहले जरा पेशेंस से मेरे साथ गौर से देख के समझ लीजिएगा। तो डाटा थोड़ा सा मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं जरा सेल्स लिखवा दें इन रिस्पेक्टिव मंथ्स की। 95,000, 55,000 एंड 60,000। देन कैलकुलेटर्स पकड़े, पॉइंट नंबर 1 सामने रखें, अभी ना लिखें इस तरह। ये बस एक दो क्वेश्चन मेरे साथ करें, इंशाल्लाह बाकी आप पे ही है। आपने देखा होगा कि इस सेट में बहुत से क्वेश्चन है, और इस सेट में तो जो बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र है। एक आध सवाल में जरा मेरे साथ भी कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट है, जरा सॉल्व कर दें। 75%, 71,250। आगे 41,250 एंड 45,000। जस्ट अ मिनट, पेशेंस पेशेंस, सिंपली वर्किंग कर लेना। सेल्स को 75% कर रहा हूँ, ये क्या चीज आ गई हमारे पास। अब कल भी इस तरह की वर्किंग हुई थी, जरा काइंडली जहन में जरा स्टॉक का लेजर लाएं जरा, आ जाएगा। अब कल बनाया था ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, परचेजेस तक पहुंचना है, तो अब इसमें क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। ओपनिंग तो नहीं ऐड होगा, कल जरा देख लें जिन्होंने सॉल्व किया हुआ रजिस्टर में जरा देखें। कॉस्ट ऑफ सेल में देखिए स्टॉक का लेजर सेम रखना है यार। परचेज तक अगर आना है तो क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस होकर फिर परचेज में। तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई मेरी क्लोजिंग स्टॉक। पेशेंस पेशेंस, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, पेशेंस। सब कुछ आपके लिए है, एक दो इश्यूज अंदर सही तरह लॉजिकली मेरे साथ डिसाइड करना जरा। क्लोजिंग स्टॉक्स और डेफिनेटली फिर इसके बाद
ओपनिंग स्टॉक्स की बहस आएगी और वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। सब कुछ छोड़ दें, क्लोजिंग स्टॉक फरवरी का महीना फुल कंसंट्रेट। यहाँ एक दो इश्यूज हैं, जरा सही तरह मेरे साथ रिजॉल्व करें। फरवरी का कॉलम ध्यान में रखें। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक कह रहा हूं तो एग्जैक्टली किस डेट की बात कर रहा हूं? फरवरी के एंड की बात कर रहा हूं, 28, 29 जितने महीने, जितने भी सॉरी दिन है उसमें फरवरी एंड पे खड़े हो। और पॉइंट नंबर 1 में स्टॉक की पॉलिसी ढूंढना जरा। व्हाट इज एग्जैक्टली सेंटेंस काइंडली, सॉरी एक दफा जरा मैं भी पढ़ लूंगा। एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। पहले काइंडली जरा जो वर्किंग हम कर रहे होंगे जरा कैलकुलेटर पे जरा कीजिएगा। फरवरी के एंड पे खड़े हो, फॉलोइंग मंथ बताएं कौन सा, मार्च की सेल बताएं, उसका 80%। ये अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इसका मीनिंग जी। क्लोजिंग स्टॉक की जो पॉलिसी है, स्टॉक्स की जो पॉलिसी है वो 80% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल है। फॉलोइंग मंथ की जो सेल है उसका 80% हमने करना है। तो अगर फरवरी के काइंडली एंड पे खड़ा हूं मैं, तो फॉलोइंग मंथ मींस मार्च। प्लीज व्हाट इज द सेल ऑफ मार्च? 55,000। उसको अगर 80% करेंगे तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 80% ऑफ सेल्स की। ठीक है, लेकिन यहां जरा रुक के एक और चीज सुना मेरे। ये जो स्टॉक होता है बिल्कुल सही, हमने वर्किंग तो कर ली अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, लेकिन बेटा ये जो सेल है इसके अंदर फिर प्रॉफिट भी आ रहा होता है। तो सेल की अमाउंट होती है सर जी, सेल की अमाउंट कैसे बनती है? इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल होगा। तो यकीनन हमने 55,000 लिया सेल, उसको 80% कर लिया, तो सेल की 80% फिगर आ गई जो स्टॉक में होनी चाहिए। लेकिन स्टॉक इज मैयड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी की बहस है, कॉस्ट पे आता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि अगर उसकी एनआरवी कम हो, तो आई होप एनआरवी को वर्ड ज़हन में होगा। तो एनआरवी कम अगर हो कॉस्ट से तो फिर डेफिनेटली स्टॉक एनआरवी पे मैयर होता है, लेकिन कभी भी स्टॉक सेल प्राइस पे मैयर नहीं होता है। दोबारा मेरी बातें गौर से सुने। यकीनन सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग मंथ की सेल का 80% हमने स्टॉक रखना। तो 55,000 फॉलोइंग मंथ की सेल थी, उसको मैंने 80% किया, तो 80% हमारे पास सेल्स की अमाउंट आ गई जो फरवरी के एंड पे स्टॉक में मौजूद होगी। लेकिन स्टॉक सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होता है। अंडरस्टूड बात है कि अब हमने इस अमाउंट को कॉस्ट पे कन्वर्ट करके अपनी वर्किंग करनी है। ये मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? यहां उसने लिखा तो हुआ नहीं कुछ ऐसा, जो उसने सेंटेंस है वो तो ये यूनिफॉर्मली मेंटेन्स स्टॉक ऑफ 80% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल। तो बीच में मैं कॉस्ट बनाने की बहस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्टॉक कभी भी सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होता। सेल प्राइस पे चीजें तब आती हैं जब वो सेल हो जाती हैं, जब वो बिक नहीं होती हैं। तो जब भी कभी इस तरह का सेंटेंस लिखा हो, इस तरह का सेंटेंस जिसमें सेल्स की बेस पे स्टॉक आप रख रहे हो, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपने फिर उस सेल की अमाउंट को कॉस्ट में कन्वर्ट करके लिखना है। स्टॉक किस पे मैयर होता है? पूरी बात डेफिनेटली वही है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लेकिन लोअर ऑफ पे, और एनआरवी अगर कम हो कॉस्ट से तो देन इस पे मैयर होना है। कभी भी स्टॉक सेल प्राइस पे मैयर नहीं हो रहा होता। एनआरवी किसे कहते हैं? अगर रिवाइज कर ही रहे हैं तो उसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं। तो अगर तो हमारे पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है, वो तो फिर डेफिनेटली अकॉर्डिंगली एनआरवी पे स्टॉक मैयर होना चाहिए था। लेकिन अगर वैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्टॉक को फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। बात मेरी कुछ क्लियर है प्लीज? एक सेकंड में जरा फिगर्स लिखना चाह रहा हूँ, मुझे जरा रिपीट कर दे मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, जरा ये भी शायद आपसे पूछता हूँ। फरवरी के एंड पे खड़ा हूँ, फिगर्स बोलना शुरू करें जरा। 55,000 फॉलोइंग मंथ ऑफ मार्च की सेल, इसको 80% तो हमने इसलिए किया क्योंकि ये स्टॉक की पॉलिसी है। लेकिन यहां तक जो फिगर आएगी 44,000 वो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक आएगा। ये सही है वर्ड्स मेरे? सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। लेकिन स्टॉक शुड नॉट बी एट सेलिंग प्राइस, इट शुड बी ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 75%। कोई नहीं, भाई ने मेरे से बात की है, मुझे उसने कहा, आप क्यों परेशान हो गए? किसने कहा है? मुझे कहा उसने, तो मैंने ही 2-3 दफा कहा, उसने मुझे बताया। लेकिन इस केस में स्टॉक should not be recorded at sale price, it should be recorded at cost of sale price। ये वर्ड सही है मेरा? यहां तक जो फिगर आएगी 44,000 वो क्या आएगा? वो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक आएगा।
selling price of stock, but stock should not be measured at the selling price, it should be measured at cost। और डेफिनेटली एक और दफा रिपीट कर लेते हैं, अगर एनआरबी की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर डेफिनेटली फिर उस लोअर पे आना चाहिए था जो इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इनटू 75% करके मैं क्या बना रहा हूँ, चले फाइनल कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक बना, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जब भी कभी ये प्रॉब्लम आ जाए तो इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा याद करवा दिया करेंगे, ये सेल्स पे स्टॉक नहीं, सेल प्राइस पे स्टॉक मेजर नहीं होगा, उसका फिर हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, ढूंढा करेंगे कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी है। आंसर बताइएगा जरा, आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। चले यहाँ तक आप लिखें और मार्च और अप्रैल के भी जरा स्टॉक्स पूरे करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने पार्टिसिपेट किया मेरे साथ? क्लियर हो गए सारे प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स से जवाब लेना भी बड़ा मुश्किल काम है, उतना मुश्किल सवाल मुश्किल नहीं है जितना। जी सर, मार्च के एंड पे स्टॉक कैसे रखा जाएगा? 60,000 इंटू 80% इंटू 75%, 36,000। मार्च के एंड पे अगर खड़े हैं, मार्च के एंड पे अगर खड़े हैं तो फॉलोइंग मंथ मींस अप्रैल हो जाएगा। चलिए माइंड अप करें जी, ये फिगर सही दिखाई मेरी क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल की जी? फिगर्स जरा बोली तो मैं वर्किंग लिख दूंगा। 65,000 इंटू 80% इंटू, अच्छा डेफिनेटली ये सारी वर्किंग्स लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल पहले क्वेश्चन में जरा आप लोग लिख लें, रिवाइज करना जरा इजी रहेगा। कोई एक आध वर्किंग अगर लिख ली जाए, बाकी कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करनी चाहिए, बल्कि ऐसे टाइम इतना नहीं होता एग्जाम में। ठीक है सर, अब ओपनिंग का डिसीजन लें। अब जब मैं ओपनिंग स्टॉक वर्ड लिख रहा हूं तो फेब्रवरी का ओपनिंग स्टॉक मींस, ये करें जरा डिसीजन लें, जिन्होंने कर लिया जस्ट एक मिनट जरा ट्राई करें जरा। तो जब ओपनिंग स्टॉक है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग ऑफ फरवरी, बिगिनिंग ऑफ मार्च एंड बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, एंड बिगिनिंग ऑफ फरवरी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, जरा ट्राई करें, मैं देखता हूँ, जरा देखना चाह रहा हूँ कि कैसे वर्किंग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, 57,000 ठीक। फरवरी का अगर ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग इस महीने का क्लोजिंग निकालना है। जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग बनेगा, तो जनवरी के एंड पे जी मई का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल से क्यों निकालना है यार? मई का क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है यार, प्लीज अब्दुल बासित कंसंट्रेट करें यार। मई की तो हम वर्किंग ही नहीं कर रहे, क्योंकि मई की परचेज अगर निकाल भी लेंगे तो उसकी पेमेंट जून में होनी है, तो मई की तो यहाँ वर्किंग ही नहीं हो रही। हाँ जी ठीक है, एक मिनट लिख लें आप लोग, कुछ परेशान ना हो, मैं जस्ट एक मिनट हो रहा। ठीक है मिस्टर अब्दुल बासित, मई की डेफिनेटली अगर वर्किंग करनी होती तो मई का क्लोजिंग मींस फॉलोइंग मंथ जून की बेस पे करता है।
जी फेब्रवरी का ओपनिंग अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द क्लोजिंग ऑफ जनवरी। तो जनवरी के एंड पे अगर खड़े होंगे तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक अगर निकाल लेंगे तो फेब्रवरी का ओपनिंग बन जाएगा। तो जनवरी के एंड पे खड़े हो तो फॉलोइंग मंथ मींस फेब्रवरी। ठीक है प्लीज 95,000 इंटू 80% और इंटू 75% करके उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये 57,000 सबको समझ आ जाएगा प्लीज? एनी कंफ्यूजन काइंडली? चलिए कंप्लीट करें जी। मार्च का ओपनिंग फिर क्या होगा? हाँ जी ये बट आई होप के कल भी कुछ बातें होगी थी इस तरह। फेब्रवरी का क्लोजिंग हम निकाल चुके हैं जो मार्च में ओपनिंग बन जाएगा, और मार्च का क्लोजिंग अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है काइंडली? चलिए अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हैं, स्टॉक्स आ गए हैं, प्लस माइनस का डिसीजन लें। हाँ जी क्लोजिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो प्लीज कोशिश होनी चाहिए फिर जी। कंप्लीट करें यहाँ तक। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ सेल एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस की फिगर आ जाएगी आपकी फरवरी की 47,250 44,250 एंड 48,000। चलिए इन परचेजेस की पेमेंट मेरे ख्याल कैश बजट में ही लिख लें। ले जाए वर्किंग नंबर 2 में। फरवरी मार्च अप्रैल की ये परचेजेस निकली है, पेमेंट्स निकली है? नहीं अभी परचेजेस निकली है, तो इन परचेजेस की पेमेंट कहाँ लिखेंगे जरा लिखेंगे जरा। लिखें लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट ये वर्किंग तो नहीं लिख रहा प्लीज? वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप तो नहीं नोट कर रहे? जी फरवरी मार्च और अप्रैल की पेमेंट्स रिस्पेक्टिवली मार्च अप्रैल मई में आ जाएंगी। तो पेमेंट्स फॉर परचेजेस या पेमेंट टू सप्लायर्स जो भी वर्ड्स लिख लें, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस लिख लें। अमाउंट्स आ गई 47। ये प्लीज क्लियर है जो नेक्स्ट मंथ में मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सेकंड लास्ट पॉइंट। जिस महीने की परचेज है उससे फॉलोइंग मंथ में पेमेंट होनी है। 47,250 44,250 एंड 48,000। पेमेंट्स पे ब्रैकेट में आ जाएंगी ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स कैश बजट के एंगल से। ओके प्लीज। चले एक पॉइंट नंबर 4 में पेमेंट्स की बहस वैसी होगी भी, उसको भी प्लेस कर लें 10 मिनट है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। पेमेंट्स फॉर पैकिंग मशीन, तो पॉइंट नंबर 4 ही था ना ये? तो मशीन की पेमेंट्स प्लेस करें जरा। जो पहली पेमेंट है वो तो हमारे इन महीनों में नहीं आ रही, वो तो जनवरी में हो गई है। 4 मिलियन जो है 4 मिलियन मीन 4,000 जो है मार्च में आ जाएगा, और जो 2 मिलियन है वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, और मई से रिलेटेड किसी को पेमेंट नहीं है। जो पहला 2 मिलियन था वो फिर अगर जनवरी का कोई कैश बजट बनाना होता तो उसमें आना था। ओके, ओपनिंग को क्यों लेस किया यार? ओपनिंग को इसलिए लेस किया ताकि हम रिवर्स वर्किंग करके परचेज निकाल लें। कल एक स्टॉक का लेजर बनाया था, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक करके बैलेंसिंग फिगर परचेज निकलेगी। ठीक है, तो ये स्टॉक का लेजर अगर जहन में रखें तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा,
ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा और फिर परचेज आएगी, रिवर्स वर्किंग हो रही है। ठीक है तैयार? चलिए क्वेश्चन पढ़े, कोई एक पॉइंट रह गया शायद, पॉइंट नंबर बस 6 ही रह गया। ये तो कर सकते हैं इंडिविजुअली यार, लेकिन परसेंटेजेस दी हैं सिंपली। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जिस महीने के खर्चे हैं उसी महीने में पे हो रहे हैं, तो पेमेंट्स फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, इसकी परसेंटेज है 16%, सेल्स का 16% एंड पेमेंट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस 24%। ये करें सॉल्व रिस्पेक्टिव मंथ्स की सेल दी तैयब, आप क्लियर हो गए? इंडिविजुअली सॉल्व करने पर मैं लिखता हूँ फिगर्स आपसे पूछ के, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी क्लियर करें। चीज़ें सब में सारी लिंक्ड होती हैं, किसी वजह से अगर कोई क्लास रह जाया करे तो कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में अगर इसे कंप्लीट करके आए। जी कैरी डाउन, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये मुझे जरा एडमिन एक्सपेंसेस लिखवा देंगे जरा 16%। 8800, 9600, 10400 और एक्सपेंसेस हैं जिस महीने के खर्चे उसी महीने में उनकी पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स लेस कर रहा हूँ। सही है? 13,200, 14,400 and 15,600। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन जी प्लीज। देन सर फाइनली अब क्या रह गया? ओपनिंग आ गया, रिसीट्स आ गई, पेमेंट्स आ गई। फाइनली नहीं बेटा, टोटल शायद नहीं है, टोटल की जगह क्या वर्ड्स होने चाहिए? हाँ अगर डेफिनेटली, अच्छा ये जरूर हो सकता है कि पेमेंट्स का एक टोटल कर लें, रिसीट्स का टोटल कर लें, वो टोटल हो सकते हैं, लेकिन अब शायद क्लोजिंग निकालना है। तो एक लेजर बन रहा है प्लीज ये स्टेटमेंट फॉर्म में, एक कैश का लेजर जरा ज़हन में लाएं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, फिर जितनी रिसीट्स हैं वो प्लस हो रही हैं, पेमेंट्स माइनस हो रही हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। लेकिन अभी भाई भी पूछ रहा था, ये क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हुए आपको जरा मंथ वाइज वर्किंग करनी पड़नी है। ये तीनों महीने साइमल्टेनियसली नहीं हो सकेंगे। पहले मार्च का क्लोजिंग आएगा, जो अप्रैल का फिर ओपनिंग बनेगा, और फिर जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मई का ओपनिंग होकर फिर क्लोजिंग आएगी। ठीक है प्लीज, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मार्च का होगा उसने अप्रैल में ओपनिंग बनना है। ओके, ये शायद इसमें कल भी बातें हो रही थी कि मिस्टेक्स हो रही हैं, आज भी लग रहा है। ये करें जरा शुरू, तो बैलेंस एज ऑन या क्लोजिंग बैलेंस कर लें, हाँ 31 कर लें या मंथ एंड कर लें, बैलेंस एज ऑन 30th या 31st कर लें बेटा। आप लोग करें जरा, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि बात मेरी समझ आ गई है नहीं। कंप्लीट करें आप, जस्ट अ मिनट, बाकी को भी करना है।
प्लीज ये बात समझ आ रही है कि जो मार्च का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है वो फिर अप्रैल में ओपनिंग बनना है, फिर उसमें रिसीट्स और पेमेंट्स लेस होकर अप्रैल का क्लोजिंग आएगा, देन फिर उसने मेक ओपनिंग एंड सो ऑन। तो 1 lakh plus 81,454 and minus all payments 108, ऐसे ही 108,204। जस्ट अ मिनट 108,204, फिर इसको एज अ ब्रॉड डाउन उठा रहा हूं अप्रैल में। ओके, क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का बनेगा 104,828 और यही क्लोजिंग फिर नेक्स्ट मंथ में 104,828 and finally the closing balance is 88,565. Any confusion? जी ठीक है अब्दुल बासित, जज़ाकल्लाह यार। Any question, any confusion? चलें सर जी, एक क्वेश्चन कल मेरे साथ जरा पहले और कॉम्प्रिहेंसिव आप कर लें, उसके बाद फिर होमवर्क्स की तरफ जाएंगे। अभी आज होमवर्क इसलिए नहीं कि जरा आसान सा सवाल आज हमने किए, तो जरा कल थोड़ा सा और जरा लेवल बढ़ जाए फिर इंशाल्लाह। देख लें, मर्जी आपकी, लेकिन अभी शायद कर नहीं सकेंगे तो जरा मायूसी सी होगी। तो कल इंशाल्लाह, कल के बाद इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा बड़े बड़े हो गए हैं। तो आज बस इसको जरा रिवाइज करके अगर आ सके। जिन हजरात की कल की क्लास अगर मिसिंग है तो प्लीज जरा रिवाइज कर लें चीजें, यहाँ तक साथ मिल जाएगी जरा। ठीक है, प्लीज मेरी आवाज आई है किसी को? आप भी शायद कुछ लोग कल नहीं थे, तो जो हजरात कल नहीं थे, कल वाली जो डिस्कशन हुई है, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हुए थे, जरा काइंडली रिवाइज करके सही तरह आएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं क्वेश्चन रहेगा जी? नहीं, अगर उसने कहा होता कि कैश कस्टमर्स ने टैक्स नहीं काटा, तो फिर हम जस्ट इसकी बेस पे वर्किंग करते हैं। ये जो 2 फिगर्स जो थे, बस इनको प्लस करते, इसको इस पे टैक्स काटते और बाकी जो 11,000 अब एज इट इज प्लस कर लेते। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, तो हमने अज्यूम किया कि कैश वालों ने भी काटा है। ये नीचे जो 83,800 आ रहा है, इसमें 11,000 भी तो है। कौन सी वाली? टैक्स डिडक्शन की बात है ये वाली। नहीं बेटा, ये वो 80% वो नहीं है, ये तो 80% कस्टमर्स ने टैक्स काटा है। तो कैश कस्टमर्स ने टैक्स काटा है, क्रेडिट कस्टमर्स ने काटा है? नहीं, ये हमें नहीं पता, बस उसने ये बताया कि 80% कस्टमर्स ने काटा है। तो हमने पहले टोटल कस्टमर्स की रिसीट बना ली, उसका फिर 80% कर दी। उसमें अब कैश वाले भी हैं और क्रेडिट वाले भी हैं। अगर उसने कहा होता कि सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स ने काटा है, तो फिर हम कैश वालों को प्लस किए बगैर वर्किंग करते हैं। नहीं, वो 80% दोनों सेम हो गए, लेकिन वो क्रेडिट सेल की परसेंटेज है और ये 80% कस्टमर्स की परसेंटेज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।